बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि कल मैंने अपने वीलॉग में आपको ये बताया था कि अर्शद शरीफ जब केनिया में थे तो वो दो जर्नलिस्ट के साथ राब्ते में थे, एक डेक्लन वॉल्श और दूसरे जॉन एलन नोमो। उसके बाद अब आज मैं आपको ये बताने जाऊंगा और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा कि वो क्राइम सीन क्या था, अर्शद शरीफ कत्ल कहाँ हुए और क्या वो वाकई पुलिस की गोली लगने से कत्ल हुए या उनको पहले ही कत्ल करके गाड़ी में रख दिया गया था। इस पूरी सूरत के ऊपर मैं चंद इसके पस मंज़र में जाऊँगा, लेकिन इस मुख्तसर वीडियो में मैं कोशिश ये करूँगा कि वो सारा नक्शा आपके सामने ले आऊँ जिस जगह अर्शद शरीफ के साथ ये वाक़या पेश आया और किन सर्कमस्टांसिस के अंदर पेश आया। लिहाजा वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच्चाई पहुँचे और शहीद अर्शद शरीफ के इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की जा सके। अर्शद शरीफ ने पाकिस्तान 10 अगस्त को छोड़ा। वो आप सबके इल्म में है कि सलमान इकबाल साहब ने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा है कि उनके ऑफिस ने उनको अर्शद शरीफ साहब को अकोमोडेट किया और उसमें अदील राजा, अली उस्मान और ये सारे लोग थे, वो आपके इल्म में हमाद वगैरह। उसके और जब अर्शद शरीफ ने मुल्क छोड़ा तो वो बेसिकली 5/8/2022 के एक CTD के उस लेटर की रोशनी में, जिसमें जो कि एक जाली लेटर था लेकिन उसमें ये कहा गया था कि अर्शद शरीफ को TTP से खतरा है, तो उसके पेश नज़र बहरहाल वो मुल्क से चले गए। तकरीबन 20 अगस्त तक अर्शद शरीफ दुबई में रहे। इसी दौरान उन्होंने जो कराची किंग्स के तारिक वसी हैं, इन्होंने वहाँ वकार अहमद को कहा कीनिया में कि मेरे एक दोस्त के लिए वीज़ा आप भेजें। तो उसी दौरान वकार और अरशद का आपस में रब्ता हुआ। वकार ने उन्हें फॉर्म भेजे, उन्होंने फ़िल किए और उनके लिए केनिया का वीज़ा अप्लाई हुआ और उनको कीनिया लाया गया। हालांकि अर्शद शरीफ का एक और उस वक्त मुल्क का वीज़ा उनके पास वैलिड था भी। अर्शद शरीफ के पास चॉइस थी, वो जाना चाहते तो एक और मुल्क में जा सकते थे, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि वो कौन सा मुल्क था। लेकिन अर्शद शरीफ को क्योंकि ज़ाहिर जो गाइडलाइन यहाँ पाकिस्तान से दी जा रही थी और जो उनके मेज़बान थे वहाँ पे जो ARY के सलमान इकबाल साहब के ज़ाहिर वो दोस्त थे, तो उन्होंने उनको वहाँ बुलाया और तारिक वसी साहब ने ये सारा वीज़ा शीज़ा ऑर्गेनाइज़ किया और अर्शद शरीफ अल्टीमेटली 20 अगस्त को कीनिया पहुँच गए। जब वो कीनिया पहुँचे तो सलमान इकबाल साहब के दोस्त वकार अहमद के चाचा जमाल साहब ने, उनके अंकल जमाल साहब, उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करके उन्हें लेके आए और उन्हें लाके उन्होंने रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट नैरोबी के अंदर उनको लेके आए। वो जो अपार्टमेंट थे बेसिकली वो वकार अहमद की मलकियत हैं और वकार अहमद ने वहाँ उनको अपना जो पेंट हाउस था, यानी टॉप जो उस अपार्टमेंट का था, वो उन्होंने उनको दिया और उसमें वहाँ वो तकरीबन फिर 2 महीने और 3 दिन रहे। मैं कहानी को मुख्तसर करता हूँ ताकि मैं क्राइम सीन तक पहुँच सकूँ कि वहाँ क्या हुआ। ये तो आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान से जब वो जा रहे थे तो वो अपना मैकबुक मुराद सईद को दे गए थे और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपके इल्म में, और मज़ीद हम इस पर बात करेंगे तो आपको ज़ाहिर मज़ीद बेहतर आइडिया होगा। अब अर्शद शरीफ यहाँ रहे। 22 अक्टूबर की रात को तकरीबन 9 बजे के करीब अर्शद शरीफ वकार अहमद के भाई खुर्रम अहमद के साथ इस रॉयल अपार्टमेंट से निकले और वाइट टोयोटा लैंड क्रूज़र जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 200M था, उसमें बैठे और उसमें वो चले गए केविनिया में जहाँ एमोडम साइट थी जो वकार अहमद की बेसिकली थी और एक शूटिंग रेंज थी इन दोनों भाइयों की, वकार अहमद और खुर्रम अहमद की, और वो एक शूटिंग रेंज थी और जहाँ उस वक्त कुछ अमेरिकन वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे उन दिनों में। मैं पहले भी एक वीलॉग में कुछ बात कर चुका हूँ, बहरहाल अब उसको रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। अर्शद शरीफ ने 22 तारीख की रात उसी जगह गुजारी और उसके बाद वो 23 तारीख को 23 तारीख का दिन भी उसी साइट पे गुजारा और 23 तारीख की शाम का डिनर वकार अहमद ने वहीं एक और जगह के ऊपर जंगल में उन्होंने अरेंज किया, बारबेक्यू अरेंज किया और उसमें वकार अहमद खुद थे, उनकी अहलिया मोरीन थी, खुरम थे और 6 वो अमेरिकन इंस्ट्रक्टर्स थे या वो जो ट्रेनिंग करने वाले जो ऑफिसर्स थे वो लोग वहाँ मौजूद थे। और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उस साइट का जो कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ जो ट्रेनिंग चल रही थी, वो अमेरिकन गवर्नमेंट का और वकार अहमद का या इनकी कंपनी का एमोडम का $4.5 मिलियन में वो कॉन्ट्रैक्ट था और वहाँ वो ट्रेनिंग चल रही थी। और ये एक ऐसी साइट थी जिसका बहुत ज़्यादा तस्करा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि अमेरिकन इस रीजन में, अफ्रीका में जो उनकी ट्रेनिंग वगैरह का था। बहरहाल उसके ऊपर हम आएंगे बाद में। अब हम आगे आते हैं कि हुआ क्या। तो ये जब बारबेक्यू वगैरह हो गया तो रात को फिर 23 की रात को
वहाँ से अरशद शरीफ और खुर्रम वापस निकले नैरोबी के लिए, वही रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट की तरफ आने के लिए निकले ताकि वो वहाँ जाएं और वहाँ जाके ज़ाहिर है जो अरशद शरीफ ऑलरेडी मैंने आपको कल के एक वीलॉग में बताया था कि अरशद शरीफ दो वो जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे जिनका मैंने जिक्र किया उनके साथ मिलके एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रही थी जिसमें कुछ लोगों की करप्शन के ऊपर थी, जिनमें एक जुल्फी बुखारी का केस भी था जो मैंने कल आपको बताया। और मैं आगे चल के आपको वो कंपनी डिटेल्स भी बताऊंगा कि अरशद शरीफ एग्जैक्टली किन डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं क्राइम सीन और वाक़े के ऊपर थोड़ा सा फोकस होना चाहता हूँ, तो अब जब ये वहाँ से निकले और इन्होंने अब आना था नैरोबी, तो जो फार्म से लेके यानी उस साइट से जहाँ इनका डिनर था वहाँ से लेके मेन जो रोड थी जो नैरोबी की तरफ जानी थी, उस रोड तक तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट की एक रफ़ एरिया के अंदर ड्राइव थी, एक कच्चे रास्ते के अंदर, एक डेट के अंदर, एक ऐसा एरिया था जो कच्चा था और छोटी मोटी झाड़ियाँ, बुशेस, कच्चा रास्ता, उसके ऊपर से गुजर के उसको क्रॉस करके उन्होंने मेन रोड पे पहुंचना था और वहाँ से फिर उन्होंने नैरोबी जाना था। तो जो वाक़े को अब यहाँ दो तरह से नरेट किया जाता है, कुछ पुलिस का मौक़िफ़ है, कुछ खुर्रम अहमद का मौक़िफ़ है। क्योंकि देखिए खुर्रम अहमद वो गाड़ी चला रहा था वाइट लैंड क्रूज़र जिसके अंदर अरशद शरीफ उसके साथ थे और वो नैरोबी की तरफ आ रहे थे। इस चीज़ के ऊपर कोई भी डिनाई नहीं कर रहा, ये एक फैक्ट है जो सबको इस वक्त तक पता है। तो जो पुलिस जो वाक़या बताती है कीनिया की, उनके मुताबिक ये हुआ कि तकरीबन 9:30 के करीब पुलिस ने वहाँ नाका लगाया हुआ था। पुलिस का जो GSU यूनिट है, जनरल सर्विस यूनिट, अब ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड पुलिस टैक्टिकल यूनिट है। इसका काम नहीं है कि ये रोड ब्लॉक करे, नाके लगाए, सर्च करे या चोरी की गाड़ियों के का पता करे, ये इस यूनिट का काम नहीं था। और ना कभी इन्होंने इस किस्म की कोई ज़िंदगी में इन्होंने इस तरह की कोई ड्यूटी इससे पहले कभी दी हुई थी। ये एक वहाँ जब चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई तो पता चला। तो बहरहाल ये बताते हैं कि जी जब अरशद शरीफ यानी जब ये गाड़ी आई, वाइट करोला आई, इनके सोर्स ने इन्हें बताया कि जी गाड़ी आ रही है, तो ये पुलिस का ये क्लेम है कि हमने नाका इसलिए लगाया था कि एक मर्सिडीज़ चोरी हुई थी। अब चलें मान लेते हैं कि मर्सिडीज़ चोरी हुई थी, तो मर्सिडीज़ का और एक टोयोटा प्राडो की जो बज़ाहिर लुक है उसको भी देखा जा सकता है कि उसके अंदर क्या चेंजेस हैं। उसके अलावा जिस जगह ये इन्होंने नाका लगाया हुआ था, ये मेन रोड से अंदर जाके झाड़ियों में और एक कच्चे इलाके के अंदर ये नाका था। अगर आपने किसी मर्सिडीज़ को तलाश करना था तो इन्हें उस जंक्शन के ऊपर लगाना चाहिए था जहाँ से मेन रोड भी कवर होती और ये जो रास्ता फार्म को जाता है और आगे जो कच्चा रास्ता है जो बॉर्डर की तरफ जाता है उसको भी कवर करता। लेकिन इस जगह पे नाके की पहली बात है कोई तुक नहीं बनती थी जहाँ ये नाका लगाया गया। बहरहाल एनीवे ये 4 पुलिस के लोग थे जनरल सर्विस यूनिट के जिन्होंने वहाँ नाका लगाया हुआ था और इनके बकौल इन्होंने जब गाड़ी रोकी तो इनका प्रॉपर नाका था। इन्होंने हेडलाइट्स दी, इन्होंने अपनी गाड़ी की लाइटें लगाई कि वो रुकें, टॉर्च लगाई कि वो गाड़ी रुके, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। और उसके बाद इन्होंने इनके ऊपर फायर हुआ गाड़ी के अंदर से, जो पुलिस का मौक़िफ़ है कि इनके ऊपर गाड़ी के अंदर से फायर हुआ और फायर होने के रिएक्शन जब फायर हुआ तो इन चारों में से एक आदमी को लेफ़्ट हैंड के ऊपर गोली भी लगी और वो इंजर्ड भी हुआ और उसने और उसके बाकी साथियों ने फिर राइट हैंड से फायरिंग की। और जब फायरिंग हो गई तो पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी फिर भी चली गई और हमने उनका पीछा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम अपने ज़ख्मी साथी को उसकी फ़र्स्ट एड के लिए उसको ले जाना चाहते थे और उसकी ज़िंदगी बचाना चाहते थे। जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि ये जो केन्या की पुलिस थी ये उस वाक़े के बाद वहाँ से जो शेल फायर के थे, जो 2 वेपन यूज़ हुए थे, एक AK-47 था और दूसरा वेपन जिससे गाड़ी के ऊपर फायर हुआ है वो लोकल एक उनकी वहाँ की गन थी जो केनियन मेड थी। तो उसके शेल ये कलेक्ट करते थे, जो खाली शेल थे वो शेल कलेक्ट किए। फिर उसके बाद ये अपने ट्रेनिंग कैंप नज़दीकी इनका जो यूनिट का जो कैंप था ये वहाँ चले गए जहाँ इस यूनिट का OC जो था या कमांडिंग अफसर था वो वहाँ मौजूद था। तो ये तो वर्जन है पुलिस का। खुर्रम जो गाड़ी चला रहा था उसका वर्जन क्या, वो कहता है कि जब हम पहुँचे, इस जगह पे पहुँचे जहाँ ये आगे उसने कहा कि जिग जैग में पत्थर पड़े हुए थे, तो उसका ख्याल है कि उसे लगा कि डाकू हैं। उसने गाड़ी पहले आहिस्ता की और फिर उसने तेज़ी से कोशिश की कि मैं वो जो जिग जैग पत्थर लगे हुए उनसे निकलूँ। तो
तो वो कहता है कि जब ही वो उससे निकलने की कोशिश में था कि उसको फायर की आवाज़ आई, उसे कोई हेडलाइट नहीं मिली, कोई टॉर्च नहीं दी गई, उसको कोई बंदा नज़र नहीं आया कि कहीं पुलिस खड़ी है, कोई गाड़ी खड़ी है, कुछ नज़र नहीं आया। और जो ही वो वहाँ से निकला तो वो एकदम से फायर हो गया और उसने गाड़ी रोकी नहीं, वो तेज़ी से भागता गया। और थोड़ा आगे जाके जब उसने महसूस किया कि अर्शद शरीफ को गोली लगी हुई है और वो मूवमेंट नहीं कर रहे, तो उसके बकौल उसने वकार अहमद को फ़ोन किया जो उसका दूसरा भाई है, और उसको बताया कि जी ये हो गया। तो उसने उसे कहा कि तुम हमारे नज़दीकी फार्म पे पहुंचो और मैं भी वहाँ पहुंचता हूँ। और वो वहाँ पहुंचा और इतने में वकार अपनी वाइफ मोरीन के हमरा, वो कहते हैं कि दूसरे एक रूट से जंगल से होते हुए उसी फार्म पे पहुंचे, जहाँ जब वो पहुंचे तो खुरम जो है वो गाड़ी गेट के बाहर खड़ी करके अंदर चला गया था और अर्शद शरीफ जो है वो गाड़ी के अंदर ही थे। और फिर उस टाइम कुछ देर बाद उन्होंने कॉल की किसी ने उनमें से, और फिर पुलिस वहाँ आई। पुलिस ने उन्हें वैसे चेज़ नहीं किया। अब इसमें एक और बड़ी अजीब व गरीब बात है, जिसके बाद आप ज़ाहिर खुद इसका जायज़ा लें। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। अब ये जो बताते हैं कि जी बैग से गोली चली और अर्शद शरीफ को, ज़ाहिर अर्शद शरीफ की जो आप अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें, चाहे कीनिया की देखें या पाकिस्तान की देखें, दोनों रिपोर्ट्स में उनको जो गोली लगी है वो लोअर, ये जो अपर बैक है या यहाँ उनको गोली लगी हुई है, एक गोली। और उसके अलावा अब ये जो गोली उन्हें यहाँ लगी और इसी तरह से जो बाकी उसके अंदर है, तो ब्लड जो है वो सिर्फ उस व्हीकल के ऊपर, जो गाड़ी वहाँ कीनिया के पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी है, उसकी सिर्फ पैसेंजर सीट के ऊपर ब्लड है और उसका कोई स्प्लिंटर नहीं निकला हुआ। यानी जैसे कि जब इस तरह का वाक़या होता है कि गोली लगती है तो लाजमन वो ब्लड उसके साथ निकलता है, क्योंकि गोली उधर से लगी और चेस्ट से एग्ज़िट हुई, बाहर आई, वापस आई। तो उसका ड्राइविंग सीट के ऊपर कोई होता स्प्लिंटर, उसके पड़े होते, छत के ऊपर कोई उसके निशान ब्लड के पड़े होते, सामने इवन डैशबोर्ड और शीशे के ऊपर, विंडस्क्रीन के ऊपर उसके जाके लगते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और दोनों का मौक़िफ़, पुलिस कुछ कह रही है, खुरम कुछ कह रहा है, कंट्रडिक्शन है। और जो ये सारा सिनेरियो है ये अर्शद शरीफ के कत्ल को के हरकत को मज़ीद सेंसिटिव बना रहा है। अर्शद शरीफ का जुल्फ़ी बुखारी के करप्शन केस के ऊपर काम करना, वो केस क्या है उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली डिटेल्स बताऊंगा, मेरे पास हैं चीज़ें, वो भी बताऊंगा कि अर्शद शरीफ वहाँ क्या मुख्तलिफ करप्शन केसेस में से एक कौन से केस को भी स्टडी कर रहे थे और उसके बाद वो उसके ऊपर मुमकिन तौर पे बात करने वाले थे, करना चाहते थे शायद बहरहाल। तो अब ये जब यहाँ ये सारा सिनेरियो हो गया तो उसके बाद मैं यहाँ बस अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तो उसके बाद ज़ाहिर वकार अहमद ने, खुरम ने, इन्होंने इमीडिएटली जो है वो इनको इन्फॉर्म किया, सलमान इकबाल को, तारिक वसी को कॉल की, एज़ पर वकार स्टेटमेंट तारिक वसी को कॉल की कि जी ये हो गया और अर्शद शरीफ दुनिया में नहीं है। तो उसी के तारिक वसी के फ़ोन पे सलमान इकबाल की कॉल आ गई, सॉरी वकार के फ़ोन पे सलमान इकबाल साहब की भी कॉल आ गई और उन्होंने भी पूछा जी कि अब क्या होगा। तो यहाँ हम इस आज के व्लॉग को क्लोज़ करते हैं। ये जस्ट एक क्राइम सीन आपको बताना था कि जिस जगह जो बताया जाता है कि जो पुलिस का नाका था, वो जगह किसी तौर पे भी किसी चोरी शुदा गाड़ी को लोकेट करने के हिसाब से या ट्रैक करने के हिसाब से मुनासिब नहीं थी। और जो इस पूरी एपिसोड के अंदर एपिसोड हुई है कि कितने बजे गाड़ी चोरी होती है, कितने बजे, उस टाइम के अंदर भी बहुत बड़ी कंट्रडिक्शन है। तो और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो पुलिस का क्लेम है कि उनके एक गाड़ी के अंदर से फायर हुआ और एक बंदे को फायर लगा, उसको अपियर नहीं किया गया किसी भी फोरम पे। जो पाकिस्तान से FFT गई वहाँ, फैक्ट फाइंडिंग जो टीम थी, उसने बाकी 3 का तो इंटरव्यू किया, लेकिन वो चौथा आदमी उनके सामने अपियर नहीं किया गया कि जी वो ज़ख्मी है और वो रिकवर हो रहा है। और इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो बहरहाल ये जो आप इस पूरी कहानी को रिलेट करें, यहाँ से निकलने से लेके मुराद सईद साहब का मैकबुक पास रखना, फिर अर्शद शरीफ का दुबई में अभी चंद दिन थे और एक और मुल्क का वीज़ा भी था। ठीक है, मान लिया कि दुबई में उनको निकलवा दिया गया होगा, मान लेते निकलवा दिया गया होगा, लेकिन वो वहाँ से कीनिया जाने के बजाय एक और मुल्क जा सकते थे। लेकिन उनको कराची किंग्स के CEO ने कॉल की और उनको कहा कि जी मैं तुम्हें कीनिया भिजवा रहा हूँ। और कीनिया फिर जब उनको भिजवाया गया और वो सलमान साहब के दोस्तों के पास भिजवाया गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आखिरी बात करके जिसकी मैं चाहूँगा कि अर्शद शरीफ की
फैमिली में से भी इसकी तस्दीक आ जाए कि जो आखिरी 23 अक्टूबर का जो डिनर है अरशद शरीफ का, उसकी तस्वीरें जवेरिया जो अरशद शरीफ की अहलिया हैं उनके एक ट्वीट के मुताबिक उसकी तस्वीरें मोरीन ने, जो कि वकार अहमद की वाइफ है, उसने जवेरिया को भेजी थी। तो वो तस्वीरें भी देखने चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो भी। उसमें मोरीन, वकार, खुरम भी दिखे जा रहे हैं और वो 6 लोग जो बाकी लोग हैं वो भी देखे जा रहे हैं। तो ये इसके काफ़ी सारे पहलू हैं, लेकिन बात को मैं यहाँ क्लोज़ करता हूँ कि कत्ल के वाक़े के ऊपर अगर आप देखे जाए तो प्रिंसिपली वहाँ 2 पार्टीज़ मौजूद थी। नंबर 1 यानी अगर कि ये कत्ल गाड़ी में हुआ तो उस सूरत में जो पुलिस कहती है कि गाड़ी के अंदर फायर की आवाज़ आई, वो फायर क्या था, किसका था, क्या कोई गाड़ी के अंदर से किसी ने अरशद शरीफ को शूट कर दिया और उसके रिएक्शन में वो पुलिस जो नाका लगाए खड़ी थी उन्होंने गाड़ी पे फायर कर दी, या ये जो पुलिस क्लेम करती है इसके ऊपर भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इस चीज़ के ऊपर भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि वकार, मोरीन, खुरम और वो जो 6 लोग जो अरशद शरीफ जहाँ इनका जंगल में जो आखिरी जो डिनर का बताया जा रहा है, और यहाँ पाकिस्तान से जो अदील राजा और जो अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर हैं अली उस्मान है, ये जो क्लेम करते हैं कि जी हमारा आखिरी दिन भी उनसे रब्ता हुआ। तो इस सारी चीज़ों को मिला के देखने की ज़रूरत है और इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि अरशद शरीफ को कीनिया ही क्यों बुलाया गया। बुलाने वाले मेज़बान जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। कराची किंग्स के सीईओ जो हैं उनको देखा जाए, तारिक वसी साहब, उसके बाद सलमान इकबाल साहब हैं, वो एडमिट कर चुके हैं इसके ऊपर कि मेरे ऑफिस ने फैसिलिटेट किया, तो चीज़ें उनसे भी ढकी छुपी नहीं हैं। और फिर ये लोग जो यहाँ अरशद शरीफ का माइंड बनाते रहे कि आप यहाँ से जाएं क्योंकि आपको ख़तरा है, क्योंकि देखिए इमरान रियाज साहब का एक हमने देखा कि उनको पहले गिरफ़्तार किया गया, बाद में वो कुछ दिन तक लापता भी रहे। वो कहाँ थे इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, खुद कहीं गए थे, कोई उन्हें ले गया था, ये ज़ाहिर है हमारे पास इसकी कोई एविडेंस या कोई ऐसी अथेंटिक बात नहीं है जो करें। लेकिन ये ज़रूर है कि कम से कम वो खैर वाफियत से अपने अहलो अयाल के पास आ तो गए। उनको भी मुल्क से बाहर भेजा जा रहा था और एयरपोर्ट से उन्हें ज़ाहिर रोका गया और उसके बाद आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के पास हैं। तो अगर अरशद शरीफ शहीद को भी मुल्क से ये जो फ़ज़ा बना के ना डराया जाता, मुराद सईद वगैरह उनको ना डराते और बाकी लोग ना डराते, तो ऐन मुमकिन था कि वो भी आज हमारे यहाँ होते। बहरहाल ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो बहरहाल ये वो क्राइम सीन था जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो क्योंकि लंबी हो गई तो अगले व्लॉग में मैं फिर इससे आगे की जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर आऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।